हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 28 यानी कि वर्कशीट नंबर 28। ये वर्कशीट 8 सितंबर 2020 के लिए है। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडी और आज हमें भूगोल का पाठ 4 जलवायु का टॉपिक मिला हुआ है, ऋतुएं। ठीक है, क्या टॉपिक मिला हुआ है? ऋतुएं। ऋतुएं मतलब होते हैं जो हमारी ऋतु होती है, यानी कि हमारे देश में 4 तरह की ऋतुएं होती हैं, तो वो उन ऋतुओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऋतुओं के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये सारे आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप मुदिता IAS वॉरियर्स को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स के आंसर्स मिल जाएंगे और आपको वीडियो में भी आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। चलिए आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऋतुएं। मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु यानी कि कुछ मुख्य ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसकी मीनिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसलिए हम सबसे पहले इस मीनिंग को समझ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन मतलब होता है घूमना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियालिस बल कहते हैं। यानी पृथ्वी जब अपनी सतह पर घूमती रहती है, उस घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसी को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवने मतलब होती है हवाएं, पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित यानी कि मुड़ जाती हैं। इससे फेरेल का नियम भी कहा जाता है, यानी कि जब हवा यानी पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फेरेल का नियम कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कोरियलिस क्या है, कोरियलिस बल क्या होता है। नंबर 2 देख लेते हैं, जेट धाराएं। जेट धाराएं क्या होती हैं? 27 डिग्री से 30 डिग्री यानी कि 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक पर एक सक्रिय पट्टी में पाई जाने वाली तेज पश्चिमी पवनों को जेट धाराएं कहते हैं। ये क्या होता है? अच्छा, अक्षांश और देशांतर की लाइनें सभी बच्चों ने ग्लोब में देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो ग्लोब आप अपने चैप्टर में देखिए, उसमें अक्षांश और देशांतर की लाइनें दिखा रखी हैं। अक्षांश और देशांतर जो लाइनें होती हैं वो कैसी होती है? एक काल्पनिक लाइनें होती हैं जो हमने पृथ्वी पे खींची होती हैं ताकि हम आसानी से मेजरमेंट कर सकें। तो हमारा जो अक्षांश है उसकी 27 से 30 डिग्री उत्तर के बीच अगर आप देखेंगे तो उसमें क्षोभ मंडल की एक परत पाई जाती है जो कि अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पे पाई जाती है। उस पर एक सक्रिय पट्टी, सक्रिय मतलब होती है पतली, ठीक है, सक्रिय मतलब होती है पतली सी, तो एक पतली पट्टी पाई जाती है जिसमें तेज पश्चिमी पवने जेट धाराएं मतलब उसमें तेज हवाएं चलती हैं, पश्चिम में पश्चिमी हवाएं चलती हैं तेज दिशा में, तो उन्हीं को जेट धाराएं कहते हैं। इतनी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा से सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। मतलब ये हवाएं जो होती हैं वो इतनी तेज होती हैं कि गर्मियों में इनकी जो गति होती है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होती है। जेट धाराओं की स्पीड की बात हो रही है। चलिए नंबर 3 देख लेते हैं, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या होता है? सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ यानी कि तेज हलचल या तूफान भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होते हैं। ये प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या होते हैं। ये सर्दी के महीने में उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले याद रखना है, सर्दी के महीनों में उत्पन्न होते हैं। और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ होते हैं मतलब तेज हलचल होती है, तूफान होते हैं जिससे कि हवाएं बहुत तेज आने लगती हैं और उसकी वजह से ये क्रिएट होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, एल नीनो क्या होता है। क्रिसमस के समय, क्रिसमस कब आता है आपको पता है? दिसंबर में आता है। तो क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर, मतलब ये कब चलती है? 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर
ठीक है, अंतराल मतलब होता है गैप, 2 से 5 वर्ष का जो गैप होता है उसके बीच चलती हैं। तो क्रिसमस के समय ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया। यानी कि क्रिसमस पे ठंड होती है तो ठंडी जलधारा चलनी चाहिए, पर जब गर्म जलधारा चलने लगती है तो उसी को एल नीनो कहा जाता है। ये एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा, जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। यानी कि बेबी क्राइस्ट, जो बच्चा है बेबी क्राइस्ट, उसको कहा जाता है एल नीनो। इसकी उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र के व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो एल नीनो हवाएं चलती हैं, इसकी वजह से समुद्र की जो सतह का तापमान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि समुद्र की सतह का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ गर्मी बढ़ जाती है और उस क्षेत्र की व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है ये। ठीक है, तो ये था हमारा एल नीनो। आगे देख लेते हैं मॉनसून। मानसून के बारे में तो सभी बच्चे जानते ही हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मौसम का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, मौसम का क्या अर्थ है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, मानसूनी जलवायु एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होती है जिससे मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो मॉनसून के बारे में आप जानते हैं, मौसम एक तरीके से आप कह सकते हो ये एक ऐसी इस तरह प्रकार की हवा होती है जिससे पूरे देश भर में वर्षा होती है। ठीक है, तो वो किस दिशा से चलती है, किस दिशा से टकराती है जिसके कारण वर्षा होती है, वो सभी हम हमारे मास्टर सीरीज के चैप्टर में देखेंगे। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। तो भारत में 4 ऋतुएं होती हैं, शीत यानी कि सर्दी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम, मानसून का आगमन यानी कि जो आपका जून से या जुलाई से आपका मानसून आ जाता है और वो अगस्त सितंबर तक रहता है, उसको मानसून का आगमन कहते हैं। और मानसून की वापसी यानी कि सितंबर से नवंबर के बीच में मानसून की वापसी होती है। जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो दक्षिण से पश्चिम की ओर चलते हुए हमारे देश में के काफ़ी हिस्सों में वर्षा करवाती हैं और वो जब वापस जाती हैं तो हमारे तमिलनाडु और कोरोमंडल कोस्ट के पास में वर्षा करवाती हैं। तो इस तरीके से मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। अब देख लेते हैं शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु समय मध्य नवंबर से फरवरी, यानी कि शीत ऋतु मध्य मतलब बीच नवंबर से 15 नवंबर के बाद के जो समय 15 नवंबर का जो समय होता है तो मध्य नवंबर बोलते हैं। तो समय इसका क्या होता है शीत ऋतु का, मध्य नवंबर से फरवरी, यानी इस बीच में शीत ऋतु होती है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तीसरा, उत्तर भारत में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडी महीने, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो उत्तर भारत है उसमें सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, दिसंबर और जनवरी। यहाँ कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र, यानी कि ये जो क्षेत्र है कैसा होता है, कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। सामान्यतः आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। तो आसमान बिल्कुल साफ रहता है, तापमान और आर्द्रता कम रहती है और जिसके कारण पवनें शिथिल या परिवर्तित रहती है। परिवर्तित यानी समय के अनुसार बदलती रहती है। दक्षिण की ओर बहने पर तापमान में बढ़ोतरी, जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा, यानी कि गर्मी ज़्यादा मिलेगी। और उत्तर की तरफ आएंगे विंटर्स में तो क्या होगा, सर्दी ज़्यादा मिलेगी। देश के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क, केवल तमिलनाडु तट पर कुछ मात्रा में वर्षा, यानी कि देश के अधिकतर भाग जो होते हैं वहाँ पे शुष्क मौसम पाया जाता है। सिर्फ तमिलनाडु में कैसा मौसम होता है, वहाँ पर वर्षा होती है कुछ मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ मात्रा में। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में वर्षा, तो कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी मैदानों में भी वर्षा हो जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, कई बार विंटर्स में बारिश हो जाती है, दिल्ली में भी हो जाती है। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप में ना के बराबर परिवर्तन। ठीक है, प्रायद्वीप भाग जो होते हैं वहां ना के बराबर परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि समुद्री पवन जो होती है, समुद्री पवनें, उनके प्रभाव के कारण। चलिए ग्रीष्म ऋतु देख लेते हैं हमारे देश की। समय मार्च से मई का होता है। उत्तरी मैदानों में तापमान अत्यधिक वृद्धि जिससे कम दाब का लंबवत क्षेत्र तैयार होता है। थर्ड, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में दिन के समय धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवन का चलना, जिसे लू कहा जाता है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में क्या होता है, बहुत तेज लू वाली हवाएं
चलती हैं, ठीक है, तो उन्हें लू कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। कई बार तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा या हिमवृष्टि, जिसे पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हवाएं जो होती हैं वो गरज के साथ मूसलाधार वर्षा भी करती हैं, हिमवृष्टि भी होती है। हिमवृष्टि मतलब आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बर्फ के मतलब बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, उनको हिमवृष्टि बोलते हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस हिमवृष्टि को और मूसलाधार वर्षा जब होती है इस तरीके से, तो उसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, यानी उसे काल बैसाखी नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा, जिससे आम जल्दी पक जाते हैं, आम वर्षा कहलाती है। यानी कि आप कह सकते हो कि कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसूनी यानी मानसून से पहले जो वर्षा शुरू हो जाती है उसमें आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए उसको आम वर्षा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान के प्रतिरूप ना के बराबर परिवर्तन होता है। तो ये थे हमारे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अब हम देख लेते हैं आज के प्रश्न। आज हमसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, एल नीनो से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्यों, समझकर लिखिए। प्रश्न नंबर 3, भारत में शीत ऋतु की कुछ मुख्य विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न नंबर 4, मॉनसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। यानी मॉनसून के बारे में आपको लिखना तो है, लेकिन भारत को सोचकर लिखना है, भारत के संदर्भ में लिखना है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनके आंसर्स। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। एल नीनो से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है। दिसंबर के महीने में ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। इससे वहां का तापमान बढ़ जाता है और व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती हैं। तो एल नीनो एक्चुअल में होती क्या है। दिसंबर यानी सर्दी का महीना होता है और उसमें जब ठंडी जलधारा के स्थान पे गर्म जलधारा चलने लगती है, तो उससे क्या होता है, वहाँ के समुद्र के जो तापमान है वो बढ़ जाता है और इस कारण तापमान बढ़ जाता है और व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती है। उसी को एल नीनो, वो जो गर्म धारा, उस गर्म धारा को एल नीनो का नाम दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। दिल्ली में चेन्नई की अपेक्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक अंतर होता है, क्यों, समझ कर लिखिए। आपको बताना है कि दिल्ली और चेन्नई के तापमान में इतना अंतर क्यों होता है। चेन्नई में वार्षिक तापमान लगभग एक समान होता है, क्योंकि चेन्नई समुद्र तट के निकट है। यानी कि आप कह सकते हो कि चेन्नई में लगभग पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है, क्यों, क्योंकि चेन्नई समुद्र के पास है। जबकि दिल्ली शीत ऋतु और एवं ग्रीष्म ऋतु, दिल्ली में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, क्योंकि दिल्ली समुद्र तट से काफ़ी दूर है। दिल्ली समुद्र से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ सर्दी और गर्मी का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए यहाँ की जलवायु उपोष्ण है। उपोष्ण का मतलब होता है सर्दी में ज़्यादा सर्दी और गर्मी में ज़्यादा गर्मी। दिल्ली में गर्मी के महीने बेहद शुष्क एवं झुलसाने वाले होते हैं, जबकि शीत ऋतु काफ़ी ठंडी होती है। यानी कि गर्मी में दिल्ली में बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत सर्दी होती है। आई होप आप इससे समझ गए होंगे। हम देखते हैं आप आज का प्रश्न नंबर 3, भारत में शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारत में शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी के बीच आती है तथा दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। शीत ऋतु में समानता आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। परिवर्तित मतलब समय के अनुसार बदलती रहती हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। स्थल मतलब धरती से समुद्र की तरफ चलती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कभी कभी उत्तरी मैदानों में वर्षा भी होती है, ठीक है, कभी कभी। आगे देखते हैं। उत्तर में दक्षिण की ओर बढ़ने पर तापमान बढ़ता जाता है। यानी उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर भारत से अगर आप दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे विंटर में यानी सर्दी में, तो गर्मी बढ़ेगी। यानी कि दक्षिण जो होता है वो थोड़ा सा गर्म पाया जाएगा उत्तर के मुकाबले। कब, विंटर सीजन में। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, मानसून में मौसमी अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, भारत के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। यानी भारत के संदर्भ में लिखना है आपको। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। तो ये बात आप सभी जानते हैं कि भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे अधिक वर्षा होती है और वहाँ पे क्या होता है, हर साल बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। जबकि कुछ प्रदेश ऐसे हैं
जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जैसे कि लेह हो गया, लेह हो गया, कश्मीर हो गया या राजस्थान हो गया, यहाँ पर क्या होता है बहुत कम वर्षा होती है, तो यहाँ पे सूखा पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ जगहों पे सूखा पड़ जाता है और कुछ जगहों पे बहुत अधिक बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है। देश के कुछ हिस्सों में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तथा दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ये बात आप जानते हैं कि भारत तो विविधताओं का देश है, कहीं पे बहुत अधिक वर्षा होती है, कहीं बिल्कुल वर्षा ही नहीं होती है, ठीक है। तो कहीं पर बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ है और कहीं पे बिल्कुल आप समतल भूमि है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार मॉनसून में मौसमी अवस्था अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि मॉनसून क्या होता है। भारत में, पूरे भारत में वर्षा तो करवाता है, लेकिन कहीं पे अधिक, कहीं पर कम और कहीं पे एवरेज। तो ये है हमारे आज के 4 प्रश्न और उनके उत्तर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से आंसर्स ले सकते हैं। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो समझ में आई है, आपको चैप्टर समझ में आया है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुदिता IAS वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब करने से अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, ताकि आपको वीडियो को यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करना है और आपको पढ़ाना है। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मैं हूँ महिमा, आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।